हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर माह में एमपी सेट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। जी हाँ, एमपी सेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। यदि आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, चाहे परमानेंट हो या गेस्ट की वैकेंसी, उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, पात्रता आपकी रहेगी, आप फॉर्म भर सकते हैं और आप जो है अपनी सेवाएं सरकारी कॉलेज या प्राइवेट में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो उसी के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एमपी सेट का एग्जाम कराया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, एनटीए के माध्यम से एनटीए के द्वारा जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम भी कराया जाता है। तो जिन स्टूडेंट का एनटीए द्वारा जो यूजीसी नेट एग्जाम कराया जाता है, यूजीसी नेट जेआरएफ, आपका क्वालिफाई है तो आपको कोई समस्या नहीं। आप डायरेक्ट मध्य प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो भी कॉलेज स्तर पर वैकेंसी आती है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी साथियों, जो मध्य प्रदेश सरकार के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं नेट और जेआरएफ का थोड़ा सा कंपटीशन लेवल जो है ज़्यादा होता है। तो कई जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनका जो है एग्ज़ाम ये क्वालिफाई नहीं हो पाता। उसी को ध्यान में रखते हुए एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए एमपी सेट का एग्ज़ाम कराया जाता है। ये जो एमपी सेट का एग्ज़ाम स्टूडेंट, ये दिसंबर में प्रस्तावित है। जी हाँ, दिसंबर में ये एग्ज़ाम होगा। तो उसी संबंधित जो है एमपी सेट का जो पेपर 1 जो होगा उसका जो सिलेबस है, आज की क्लास में उस सिलेबस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल राइट स्टूडेंट, क्लियर है? वंस अगेन आप सभी का मेरा क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज के जो पेपर 1 का सिलेबस है मैं उसको डीपली डिस्कस करूंगा। मैं एजेंडा लिख देता हूँ, आज की क्लास का एजेंडा क्या होगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। आज का जो एजेंडा है, पहला नंबर तो मैं पूरा जो सिलेबस है पेपर 1 का जो सिलेबस है इसको पूरा आपको समझाऊंगा, डिस्कशन करूंगा इस पे। ठीक है, डिस्कशन करूंगा मैं आज की क्लास में। आपको बताऊंगा कि पेपर 1 को आपको कैसे तैयार करना है, इसको पूरा आपको समझाऊंगा, ताकि जो है एमपी सेट में जो पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आसानी से आपके स्टूडेंट 40 प्लस, जी हाँ 40 प्लस आपके प्रश्न सही हो। मैं चाहता तो आपको 50 भी बोल सकता हूं, लेकिन यदि आप 40 प्लस भी एमपी सेट एग्जाम में सही प्रश्न कर लेते हैं तो आराम से आपका जो है एमपी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। जी हाँ, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं स्टूडेंट, एनटीए के माध्यम से जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं स्टूडेंट, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है स्टूडेंट वो होता है कंपलसरी पेपर, या आप कॉमन पेपर बोल सकते हैं, जिसमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और भी कई सारी चीज़ें, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा पेपर होता है जो स्टूडेंट जिसमें आपने मास्टर किया हो। ठीक है, जिसमें आपने मास्टर किया हो, वह आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट के साथ आप फॉर्म भरते हैं, एनटीए द्वारा जो फॉर्म निकाले जाते हैं, फिर वो एग्जाम देते हैं। यदि आप उसको पास कर लेते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आपने हिस्ट्री से फॉर्म भरा है तो हिस्ट्री में यदि आपने नेट एग्जाम पास किया तो आप हिस्ट्री के द्वारा जो भी मध्य प्रदेश में या ऑल ओवर इंडिया में, नेट की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपका हिस्ट्री से नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश भी जो है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो एमपीपीएससी है, इसके द्वारा जो है एमपी सेट एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, एमपी सेट एग्जाम होगा, एमपीपीएससी के द्वारा कराया जाएगा। उसमें भी ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे। तो हम आज की क्लास में जो पेपर 1 रहने वाला है, जो कि कॉमन पेपर होगा, चाहे आप हिस्ट्री से इस एग्जाम को दें, चाहे आप साइंस से दें, चाहे आप ज्योग्राफी से दें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से दें, आपको एमपी सेट का पेपर 1 जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सबको इसके लिए पढ़ना है। बाकी पेपर 2 जो है सबका अपने जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है वह रहेगा। आप उसके लिए जो है आप स्वयं पढ़ सकते हैं, या आपको लगे तो आप उसके लिए कोचिंग भी कर सकते हैं।
बाकी पेपर 1 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, चूंकि कंपटीशन इसमें ज़्यादा होता है, चूंकि इतने सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट सभी जो है पेपर 1 को देते हैं, तो इसीलिए जो है इसमें 40 प्लस प्रश्न सही करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिलेबस को डिस्कस करूंगा, सिलेबस को समझाऊंगा, तो आप बहुत ही आराम से जो है इसको कर लेंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से मेरा क्लासेस में स्वागत है। आप देखेंगे कि आज का जो सिलेबस है पेपर 1 का, जो कि एमपी सेट का भी है और नेट जेआरएफ का भी है, हम बट मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो एमपी सेट होने वाला उस एस्पेक्ट से कैसे प्रश्न बनेंगे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सिलेबस मैंने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी छात्र ज़्यादा हैं, तो मैं जो सिलेबस है उसको, जो हिंदी वाला सिलेबस है उसको समझाऊंगा। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के इस सिलेबस को देख सकते हैं, बाद में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं अभी हिंदी वाला सिलेबस समझाऊंगा, उसमें इंग्लिश के टर्म भी आपको समझाता रहूंगा, तो दोनों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। बाकी आप देख लीजिए यूनिट 1 जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अभी 10वीं यूनिट में आपको एक बार बता रहा हूँ, फिर एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहली यूनिट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टूडेंट। ठीक है, जो दूसरी यूनिट होती है स्टूडेंट वो है रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब रिसर्च से रिलेटेड है। इसमें रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के प्रकार, कई सारी चीजें हैं, अभी आपको बताएंगे, एक एक यूनिट का डीपली डिस्कस करेंगे। हम जस्ट बता रहे हैं सिंपली कौन कौन सी यूनिट जो है एमपी सेट के द्वारा एग्जाम में पूछी जाएंगी, एमपीपीएससी के द्वारा। तीसरा जो है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ होगा, उसी में कुछ आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, कई सारी चीजें हैं, इसको भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ऑल राइट, इसमें आप मैथ रीजनिंग के 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 5 से 7, 10 भी हो सकते हैं, मतलब एक इतना है, 8-10 प्रश्न इससे आते हैं, तो इसके बारे में हम आपको समझाएंगे बेहतरीन ढंग से। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है ये भी आपको समझाएंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या महत्व है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का एक मतलब पूरा 5 प्रश्न डीआई से आते हैं, ये भी आपको समझाएंगे। इसके बाद आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक सेकंड स्टूडेंट, ये आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें भी ये इस यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, मतलब एनवायरनमेंट की यूनिट है, तो इससे भी प्रश्न आते हैं। और लास्ट है हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये 10 यूनिट है, अब एक एक यूनिट को हम डिस्कस करेंगे डीपली। ठीक है, मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा जो है, मतलब राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 का जो सिलेबस है, सिलेबस अभी भी दिसंबर के लिए भी यही सिलेबस रहेगा, एमपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, देखो इसमें जो है ये इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट यूनिट 1 पर आ रहा हूं। ओके, जी हाँ, अब हम इस यूनिट को जो है समझेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति क्या है और इसके क्या मायने हैं। इस यूनिट से आपको स्टूडेंट बहुत ही जरूरी है इस यूनिट के प्रश्नों को सॉल्व करना, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे और बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। बस आप आज की क्लास में मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, इसके बाद जो है स्टूडेंट ये पूरा सिलेबस आपको जो है मेहरा क्लासेस पर कराया जाएगा, बिल्कुल पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, इस सिलेबस की फी कितनी रहेगी वो भी आगे जब लास्ट में लेक्चर खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आप देखिए शिक्षण अभिवृत्ति, जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आना चाहिए, सर अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, शिक्षण मतलब टीचिंग करना, मतलब पढ़ाना, अभिवृत्ति मतलब टीचिंग पढ़ाने की अभिवृत्ति, मतलब टीचिंग आप कितने बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं उसी के बारे में, मतलब टीचिंग को कैसे पढ़ाया जा सकता है, टीचिंग को कैसे आप बच्चों को बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकते हैं, टीचर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, सारी चीजें इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आप देख रहे हैं लिखा होगा शिक्षण, जी हाँ, टीचिंग, पहला ये लिखा है टीचिंग। इसमें है अवधारणाएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट, उद्देश्य। ठीक है, तो एक एक वर्ड का आप मतलब समझिए। हम इस यूनिट में जो है टीचिंग वाला जो यूनिट 1 है, इसमें सबसे पहले तो आपको समझाएंगे टीचिंग का मतलब क्या है, शिक्षण का क्या मतलब है, शिक्षण की अवधारणाएं जो है। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य, मतलब आप टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं,
मध्य प्रदेश सरकार ने जो एमपी सेट एग्जाम दिया, तो उसमें यही सब वो जानना चाहती है कि आप टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी उसके प्रति क्या, मतलब एक तरीके से टीचर की क्वालिटी होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। मतलब कि टीचर आप बन रहे हैं तो आपका कोई उद्देश्य तो होगा, ऐसा तो नहीं है बस आप टीचिंग करना चाहते हैं मजबूरी बस है, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। इस यूनिट में जो है आपको टीचर बनने की पूरी कैपेबिलिटी है या नहीं, वह चेक करेंगे। क्या किया जाएगा इस यूनिट में? टीचर, मतलब या टीचर का हो या प्रोफेसर का हो, प्रोफेसर ज्यादा सही रहेगा। प्रोफेसर बनने की योग्यता वो इसमें देखी जाएगी। ठीक है, तो वही है स्टूडेंट, शिक्षण के स्तर, मतलब टीचिंग के जो है स्तर आप देख सकते हो। हम इसमें पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर में स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, तीन है स्टूडेंट। स्मरण शक्ति को आप बोल सकते हैं स्टूडेंट मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग, और मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तीन प्रकार के हैं स्टूडेंट। स्मरण को आप मेमोरी, समझ को अंडरस्टैंडिंग, विचारात्मक को आप बोलेंगे रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो ये हम देखेंगे शिक्षण के स्तर, इसमें समझेंगे कि शिक्षा तीन प्रकार से होती है, मेमोरी लेवल की और अंडरस्टैंडिंग लेवल की और जो है रिफ्लेक्टिव लेवल की। यदि मैं यहाँ आपको समझाऊं, मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है, जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चे या छोटे बच्चे जिन्हें सिर्फ याद कराए जाते हैं चीज़ें, स्कूल के टाइम जो आपको याद कराई जाती है ना चीज़ें, वो मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने लगते हैं, अपने अनुसार भी चीज़ों को समझते हैं। और विचारात्मक लेवल, मतलब जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम जब क्लास होगी तो एक ही टॉपिक पर आपको बहुत डीपली जो है नोट्स दिए जाएंगे, समझाया जाएगा। ठीक है, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। ठीक है, तो वही है टीचिंग का जो है सिंपल, इसमें जो है क्या क्या कैरेक्टर हैं और बेसिक मूल अपेक्षा, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब एक टीचर की क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, टीचर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है शिक्षार्थी की विशेषताएं। शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी की विशेषताएं, मतलब इसमें यह देखा जाएगा स्टूडेंट, शिक्षार्थी मतलब एक तरीके से जो लर्नर हैं, लर्नर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं, मतलब कि इसका जो इंग्लिश में यदि आपको बताऊं तो स्टूडेंट, कैरेक्टर ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर, मतलब इसमें जो है लर्नर्स की बात की जाएगी, किशोर की, वयस्क, मतलब किस तरीके से आप लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग की इसमें जो है लर्नर्स की, कैसे आप लर्नर, मतलब कैसे विद्यार्थी स्टूडेंट को और बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे आप स्टूडेंट। ऑल राइट, इसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर एक स्टूडेंट आप देखते हैं, हर एक लर्नर जो सीखता है, हर एक की अपनी अपनी कुछ खूबियां, खामियां होती हैं, तो वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किस तरीके से हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग होता है, तो हम देखेंगे पढ़ाते टाइम कैसे ध्यान रखना है कि जो छात्र अलग तरीके से सोचता है उसको जो है कैसे चीज़ों को समझाया जाए, तो आप इस सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, वह है शिक्षण प्रभावक तत्व। जी हाँ, तीसरा जो है शिक्षण प्रभावक तत्व, यदि आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मतलब रिलेटेड टू, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं, मतलब टीचर जो है पढ़ाता है, टीचिंग कराता है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग में सहायक होते हैं या टीचिंग को महत्वपूर्ण बनाते हैं या टीचिंग को जो है प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो है लर्नर्स भी, जी हाँ, टीचर जिनको पढ़ा रहा है वो लर्नर जो सीख रहे हैं उससे भी जो है प्रभाव पड़ता है। सपोर्टेड मटेरियल, मतलब क्लास में आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हो या नॉर्मल बोर्ड पे आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव स्टूडेंट पड़ता है। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट जो है आप देखेंगे कि जो शैक्षिक वातावरण जो है, किस जगह पे पढ़ा रहे हो, क्या आप क्लास में पढ़ा रहे हो या कहाँ पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए, इसके बाद जो है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, मतलब अब इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट, मतलब कि हायर एजुकेशन में जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब कि उच्च स्तर पर जो है पढ़ाने की कौन कौन सी मेथड है। ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें आप देखेंगे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित पद्धति,
मतलब स्टूडेंट जो टीचर है, टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड, मतलब टीचिंग करने का जो तरीका है उसमें टीचर ज़्यादा महत्वपूर्ण है या लर्नर बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से टीचर जब पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों से कितना इंटरेक्शन करते हैं ताकि उनको चीज़ें समझ आए। उसके बाद ऑनलाइन पद्धतियाँ, आज के टाइम में आप जानते हैं स्टूडेंट टीचिंग के लिए ढेर सारी ऑनलाइन भी पद्धतियाँ आ गई, मतलब ऑनलाइन भी आज के टाइम में पढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं स्वयं प्रभा, मूक्स जो प्लेटफॉर्म है जिससे आपको ऑनलाइन ही ढेर सारी टीचिंग कराई जाती है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आप देखिए शिक्षण सहायक प्रणाली। जी हाँ, शिक्षक सहायक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, वही मैंने आपको बताया इसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न और मतलब परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी बेस। मतलब हम देखेंगे इसमें परंपरागत स्तर पर कैसे टीचिंग होती थी, आधुनिक में किस तरीके से अब जो है आईसीटी का प्रयोग करके टीचिंग को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। मूल्यांकन प्रणाली, एक टीचर कैसे स्टूडेंट का मूल्यांकन करेगा वो इसमें हम जानेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट। एवोल्यूशन के बारे में इसको आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है असेसमेंट की बात होगी, ऑल राइट। इसके बाद स्टूडेंट आप देख लीजिए, यही जो है पेपर 1 में जो है यूनिट 1 जो है टीचिंग की, आपको इतनी सारी चीज़ें स्टूडेंट, जी हाँ, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। एक क्लास ऑलमोस्ट जो है 8 से 10 क्लासेस में एक यूनिट खत्म करा देंगे। ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, डिपेंड करता है कितना आपको समझ आए, किस तरीके से चीज़ें जो है बेहतरीन ढंग से आपको समझ आ रही हैं या नहीं। इसको देखते हुए हम ये जो है पूरा जो है आपको एक एक यूनिट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये सारी क्लास स्टूडेंट आपको मेरा क्लासेस ऐप पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट शोध अभिवृत्ति। जी हाँ, दूसरा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है शोध अभिवृत्ति, जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। जी हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध योग्यता, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड का अब इसमें क्या है, रिसर्च। अभी हमने टीचिंग के बारे में पढ़ लिया, अब रिसर्च मतलब आप स्टूडेंट सपोज करिए आपका जो है नेट जेआरएफ एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आप जो है पीएचडी करेंगे। क्योंकि पीएचडी करेंगे तभी आप जो है आगे के लिए फ्यूचर में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर बनना चाहेंगे, तो उसके लिए पीएचडी तो कंपलसरी। उसमें क्या है, रिसर्च करना होता है स्टूडेंट, शोध अभिवृत्ति। तो उस हिसाब से इस यूनिट को लाया गया है। इसमें आप देखेंगे शोध रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के प्रकार इसमें देखे जाएंगे, रिसर्च कितने प्रकार की होती है। कम से कम 62 से 64 प्रकार की रिसर्च होती हैं, जिनको हम 2-3 प्रकार में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रिसर्च की प्रकार की विशेषताएं, प्रत्यक्ष एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। जी हाँ, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, रिसर्च के उपागम अप्रोच, इसके बारे में भी आपको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। मतलब कि प्रत्यक्षवाद मतलब साइंटिफिक रिसर्च, उत्तर प्रत्यक्षवाद मतलब इसमें जो है और सारी कई सारी चीजें आ जाती हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद ये ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। जब हम आपको रिसर्च के प्रकार और तुलना करेंगे तो हम बहुत अच्छे से बताएं। अभी हम बस आपको समझा रहे हैं कैसे प्रश्न बने। शोध पद्धतियां, जी हाँ, रिसर्च की जो है कौन कौन सी जो है रिसर्च की इसमें जो है मेथड्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल, विवरणात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक। मतलब ये इसमें रिसर्च की प्रकार एक तरीके से इसी में भी पढ़ेंगे। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ये ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट पर होती है। डिस्क्रिप्ट मतलब हुबहू रिसर्च कैसे, मतलब जो लिखा है उसको कैसे समझ करना, मतलब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर रिसर्च करना। तो ये रिसर्च के प्रकार हैं। रिसर्च के चरण हम देखेंगे, रिसर्च के स्टेप क्या होते हैं, रिसर्च के जो है और शोध प्रबंधन में आलेख लेखन, इसमें जो है आप देखेंगे कि थीसिस आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, रेफरेंसिंग वगैरह इसी में देखेंगे, ठीक है। फिर शोध के क्या प्रयोग है, मतलब क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में। शोध नैतिकता मतलब नैतिकता इसमें हम देखेंगे जो आप शोध कर रहे हैं क्या वो आपने स्वयं किया है या आप कहीं से चुरा तो नहीं रहे। तो शोध नैतिकता हम वही एथिकल इश्यूज आ जाते हैं कि जो भी स्टूडेंट शोध करना चाहता है वो अपनी स्वयं की रिसर्च करे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट इस यूनिट में जो है हमें देखने को मिले। ये यूनिट क्यों रखी गई स्टूडेंट, इस यूनिट को रखने का एक ही उद्देश्य है कि आप स्टूडेंट जो है रिसर्च वाले टॉपिक को अच्छे से कर लें, ताकि भविष्य में आप
प्रोफेसर बनने के साथ साथ आपकी पीएचडी जरूरी है। यदि एक पीएचडी छात्र, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपकी रिसर्च अच्छी होगी तो आप अच्छे से जो है चीज़ों को समझेंगे और आगे आप रिसर्च में बहुत अच्छे से देश के लिए भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। रिसर्च का मतलब ही होता है जो अभी तक खोजा गया है उसको आगे खोजना, ठीक है, पुनः ढूंढना, रिसर्च पुनः ढूंढना, पुनः सर्च करना। ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 सिंपल कॉम्प्रिहेंशन है। बोध का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें कुछ नहीं है आपको स्टूडेंट, ये जो बोध वाले प्रश्न है ना, इसमें क्या होगा, सिंपल स्टूडेंट, इसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, एक पद्यांश होगा, जैसे हम 10 बचपन में क्लास में नहीं करते थे, जब आप स्कूल में थे तो एक पैराग्राफ दिया होता है, इतना बड़ा कोई पैराग्राफ होगा, उसमें लिखा होगा, वो पर्यावरण के ऊपर हो सकता है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक पद्यांश, एक पैराग्राफ होगा, एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसको पढ़ के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको उसके प्रश्न देना है। ये बहुत सरल है स्टूडेंट, इसके जो 5 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, तो इसको भी हम बताएंगे क्लास में किस तरीके से आपको इसको करना है, ताकि जो है आराम से जो है आप 5 नंबर प्राप्त कर सकें। इसके बाद जो है यूनिट नंबर 4 है स्टूडेंट संप्रेषण। जी हाँ, संप्रेषण को आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, बोथ को आप बोल सकते हैं स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ वर्ड ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना हो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। ऑल राइट, तो संप्रेषण कम्युनिकेशन की यूनिट है स्टूडेंट। इसमें जो है आपको बताया जाएगा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। प्रकार, अभिलक्षण, मतलब इसमें कम्युनिकेशन का मतलब आप जब प्रोफेसर बन जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें कम्युनिकेशन स्किल पर बात की गई है कि आप लोगों से बात कैसे कर पा रहे हैं, आप अपनी बात को दूसरों तक किस तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। इनको आप सीखेंगे ताकि आप जो है जब प्रोफेसर बनेंगे तो आपको जो है स्टूडेंट को समझाने में आसानी हो और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा सके। इसी के साथ एमपी सेट में तो इसको आना ही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कम्युनिकेशन, इफेक्टिव प्रभावी कम्युनिकेशन में आप देखेंगे वाचिक एवं गैर वाचिक, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वर्बल मतलब ठीक है शब्दों के माध्यम से, नॉन वर्बल जो है अलग अलग जो है साइन के द्वारा जो है कम्युनिकेशन होता है, आप पढ़ेंगे क्लास में डीपली, ठीक है। इसके बाद जो है इंट्राकल्चरल, अंतर सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण, सामूहिक को आप बोल सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा में कैसे टीचर को कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। कम्युनिकेशन की क्या बाधाएं हैं वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद जो है मास मीडिया कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये भी कराया जाएगा। तो हर एक यूनिट से आपको जो है 5-5 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, 5 प्रश्न इसमें आएंगे, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस यूनिट को, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति, जी हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें जो स्टूडेंट 5 प्रश्न 7 प्रश्न भी आ सकते हैं, निश्चित नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है, मतलब हर एक यूनिट से आने का तो प्रावधान है 5 प्रश्न, लेकिन कभी कभी किसी यूनिट से कम प्रश्न हो जाते हैं तो इधर 1-2 प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो इसमें वही देखेंगे आप रीजनिंग के प्रकार, इसमें रीजनिंग के प्रकार देखेंगे। इसमें सिर्फ 3-4 टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आते हैं। एक है इसमें लेट नंबर सीरीज, ठीक है। इसमें नंबर के आधार पर जैसे आपको लिखा होगा 2, 4, 6, 8, अगला नंबर क्या होगा तो आप इजीली बता देंगे 10। तो ऐसी सीरीज होती है, ये तो इजी है इसलिए आपको आ गया स्क्वायर के रूप में। जब हम क्लास कराएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। इसी तरीके से लेटर सीरीज, ए से लेकर जेड तक के लेटर आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। ये पहले नंबर पर आता है तो जेड 26 पे, तो डी कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। ऐसे करके हर एक अल्फाबेट का आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जब हम क्लास करेंगे समझाएंगे, अभी हम बस आपको समझा रहे हैं कैसे इसकी तैयारी करना है। इसके बाद कोड एंड, इसके बाद होगा कोड से, ठीक है, कूट और संबंध, इसका मतलब कोड एंड रिलेशन, इसमें कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न आएंगे। गणित से जो है और भी क्या आ सकता है स्टूडेंट, फ्रैक्शन जो है, टाइम एंड दूरी से प्रश्न बनेंगे, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, और तो ये सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे स्टूडेंट, जहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट यूनिट 6, ये बहुत ही डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ यूनिट 6 जो है ना,
ये स्टूडेंट को समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूनिट 6 आपको कराऊंगा और हर एक स्टूडेंट जो भी क्लास में होगा उसको समझ आएगा। ये लॉजिकल रीजनिंग, युक्ति युक्त तर्क को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉजिकल, जी हाँ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो है इस यूनिट का नाम है। ठीक है, इसमें आपको जो है बताएंगे कि लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस युक्ति के ढांचे व बोध। देखिए हिंदी थोड़ी क्लिष्ट होती है तो चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं समझने में। अब मैं इंग्लिश में इसका बताऊं, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जो है आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, फिर जो है युक्ति के रूप, मतलब कि इसमें जो है आप देखेंगे स्टूडेंट इसका युक्ति मतलब किस किस प्रकार की युक्ति होते हैं। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक दोष, भाषा प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ, वास्तवार्थ, विरोध की परंपरा। ये थोड़ी इंग्लिश के शब्द है, मैं आपको हिंदी में भी इसका मतलब बताऊंगा। जैसे इसमें हिंदी में, इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसमें कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, जो स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज। ठीक है, ये जो है औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, फैलेसी मतलब युक्ति दोष। ठीक है, और युक्ति के रूप जो है, ठीक है, इसमें वही आप कैटेगरिकल प्रोपोजिशन जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें जो है इसके बाद दूसरा जो है आपको पढ़ाया जाएगा युक्ति के प्रकार, निगमात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये वही है इंक्लूज, इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव जो रीजनिंग है उसके बारे में इसमें आप पढ़ेंगे, उसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे। और इसके बाद एनालॉजीज, अनुरूपताएं क्या होती हैं वो हम आपको क्लास में बताएंगे। ठीक है, बेन आरिक से आप प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि सभी डॉक्टर वकील हैं, कुछ वकील डॉक्टर हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं वो हम आपको क्लास में। भारतीय तर्कशास्त्र, इंडियन लॉजिक, यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं, ये भी आपको बताएंगे। हेत्वाभास क्या होता है, प्रत्यक्ष, इंडियन लॉजिक में जो है प्रमाण क्या होता है, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोत्पत्ति, अनुपलब्धि। मतलब इंडियन लॉजिक में हम कैसे ज्ञान को सीखते हैं, कैसे नॉलेज को हम गहन करते हैं, नॉलेज को ग्रहण करते हैं, उसके बारे में इस यूनिट में आपको बताया जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोत्पत्ति, अनुपलब्धि, ये सब आपको मैं बताऊंगा स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, कि प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, मतलब आंखों देखी गई, आंखों से यदि आप जो नॉलेज ग्रहण करते हैं उसे प्रत्यक्ष। अनुमान लगाकर कुछ चीजें सीखते हैं। उपमान, तुलना करके शब्दों से, तो ये समझाएंगे। अनुमानों की संरचना, ठीक है, इसमें प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये मतलब पूरा आपको बहुत अच्छे से कराया। ऑल राइट स्टूडेंट, ये यूनिट 6 हो गई। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यूनिट 7, आंकड़ों की व्याख्या, वही है डीआई। ठीक है, डीआई आपको बहुत अच्छे से समझ आए, इसके लिए आपको इससे पहले जो है यूनिट मैथ्स की जो यूनिट है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था यूनिट 5, उसमें जो है 3 चीजें डीआई के लिए बहुत आवश्यक है स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, चलो हिंदी में ही लिख देता हूं, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रतिशत। ठीक है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट आपको जो है परसेंटेज तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। लाभ हानि से भी प्रश्न आ जाते हैं इसमें, तो ये कुछ चीजें हैं स्टूडेंट। हाँ, एक औसत, ये 3-4 टॉपिक बहुत अच्छे से यदि आपके क्लियर हैं तो आप डीआई बना लेंगे, हम आपको कराएंगे क्लास में, आप निश्चिंत रहें। तो एक डीआई होगा, इसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट क्या होते हैं, सब आपको क्लास में समझाया जाएगा। ओके, इसके बाद है आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस आपने देखा होगा, वहां भी इस यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे। आईसीटी, सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली, मतलब जनरल एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी। शब्दावली आप जानते हैं, आईसीटी जब आप कंप्यूटर पढ़ते तो कई प्रकार की रैम, रोम, उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये तो मैंने इजी बताया आपको। अलग अलग प्रकार की कई सारी शब्दावली हैं, वो आप पढ़ेंगे। इंटरनेट किसे कहते हैं, इंट्रानेट क्या है, ईमेल क्या है। ठीक है, और इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस इसको बोलेंगे। ये सारी चीजें आप देखेंगे। हायर एजुकेशन में जो है डिजिटल इनिशिएटिव, मतलब कि डिजिटल के माध्यम से आप कैसे हायर एजुकेशन में आप चीजें सिखाई जा रही हैं उसके बारे में। आईसीटी और गवर्नेंस,
मतलब आईसीटी का प्रयोग कैसे वर्तमान में सरकारें कर रही हैं, वो सारी चीजें इस यूनिट 8 में आपको कराई जाएंगी। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, ये पर्यावरण की यूनिट है, लोक विकास और पर्यावरण। इसमें पर्यावरण का विकास, मिलेनियम डेवलपमेंट, आप जानते हैं एमडीजी एंड एसडीजी, एसडीजी गोल क्या है, इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इनका क्या उद्देश्य था, क्यों ये यूएनओ के द्वारा लाया गया, मानव और पर्यावरण का इंटरेक्शन, मतलब किस तरीके से मानव का और पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। आप जानते हैं आज के टाइम में मानव बहुत ज़्यादा भोग विलासी का, या मानव की इतनी ज़्यादा आकांक्षाएं बढ़ गई कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि, ये सारे प्रदूषण आप पढ़ेंगे। मानवीय स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का क्या प्रभाव है, ये आप पढ़ेंगे। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत, मतलब जो प्राकृतिक ऊर्जा, आप जानते हैं स्टूडेंट, जो आज के टाइम में हम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, कोयला, आज के टाइम जो कोयला हम प्रयोग करते हैं, कोयला के माध्यम से जो एनर्जी मिलती है, ये एक सीमा तक है, एक स्टेज के बाद ये खत्म हो जाएगी। तो किस तरीके से आज के टाइम में वर्तमान सरकारें और अलग अलग देशों के द्वारा पवन, मृदा, भूताप, वायु, ये सारी ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम वही सब देखें। सौर ऊर्जा में आप देखते हैं भारत में भी कितने बेहतरीन ढंग से प्रगति हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हम देखेंगे इसमें। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं जो अचानक आ जाती हैं, जिसके बारे में पता नहीं होता, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। भूकंप, सुनामी, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण को लेकर भारत में अब तक क्या क्या कानून बनाए गए हैं ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है। अंतरराष्ट्रीय समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि, ये सारी चीजें आपको क्लास में बकायदा एक एक यूनिट पर बहुत अच्छे से डिस्कस करके आपको बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट हायर एजुकेशन, ये यूनिट 10 है। ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें वही है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षाएं। मतलब इसमें आप सीखेंगे कि प्राचीन भारत में कैसे शिक्षा दी जाती थी, फिर मध्यकालीन भारत में, फिर आधुनिक भारत, मतलब शिक्षा को वर्तमान में जो शिक्षा का सिस्टम है, इसको हम प्राचीन भारत से अब तक में शिक्षा का क्या तरीका रहा है पढ़ाने का, वो सब देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, मतलब किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है, लर्निंग, जो हायर लर्निंग में जो है कि किस तरीके से लर्निंग बढ़ी है, किस तरीके से शोध हुई है। ठीक, भारत में जो है प्राच्य, पारंपरिक और गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रम, मतलब ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, तो ये भी टीचिंग की ही चीजें हैं। टीचिंग ही इसमें, मतलब प्रमुख रूप से शिक्षा किस तरीके से विकसित हुई भारत में, पूरा इसमें देखा जाएगा। शिक्षा से रिलेटेड जो भी कमीशन, चाहे वुड डिस्पैच का कमीशन हो, बहुत सारे कमीशन बने हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। व्यवसाय, तकनीकी शिक्षा क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा क्या है, नीतियां, सुशासन, गवर्नेंस, राजनीति, प्रशासन, ये सारी चीजें देखेंगे, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने आज की क्लास में जो है आपको सिलेबस ही डिस्कस किया है मात्र। अब आपको जो है बढ़िया क्लासेस भी मिलेंगी ताकि आप टाइम टू टाइम इसको कर पाएं। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्टूडेंट कि ये जो कोर्स है इसके क्या विशेषताएं, मतलब किस तरीके से आप इस कोर्स को सीखेंगे और क्या है इसकी प्राइस है। ये कोर्स स्टूडेंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, अभी कुछ दिन आपको ये रिकॉर्डेड मिलेगा, फिर उसके बाद ये लाइव हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये मिलेगा आपको कोर्स। इसके जो है आपको पीडीएफ, प्रिंटेबल फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। इस लेक्चर के बाद आपको जो है इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़ लें। प्रिंटेबल मतलब आप इसकी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसको आप कई बार देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसको एक बार ही देखेंगे, इस लेक्चर को मल्टीपल टाइम आपको इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास के फीचर रहेंगे। और भी ये रहेगा आपके डाउट क्लियर सेशन अलग से हम रख लेंगे, यदि छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके लिए रखा जाए। और भी यूजीसी नेट और एमपी सेट से जो भी आपके प्रश्न होंगे उन सबको हम समाधान करेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसकी कोर्स की प्राइस क्या है स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे तो मेहरा सर आपको सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कोर्स की जो प्राइस है स्टूडेंट बहुत कम रखी है हमने, मिनिमम कोर्स रखा है स्टूडेंट इसका 799। ठीक है, 799 रुपीज़ में ये कोर्स आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा स्टूडेंट, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है, और इसके साथ आपको स्टूडेंट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड रहेगी। यदि आप अलग से टेस्ट सीरीज लेंगे स्टूडेंट, अलग से आप जो है टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो ये 299 रुपीज़ की आपको पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये अलग से यदि आप लेंगे तो ये 299 की पड़ेगी। बाकी 799 में आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रिंटेबल नोट्स, आपके डाउट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ आपका जो है टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो 799 में सारा कुछ इंक्लूड है। आपको है दिसंबर से पहले आपका सिलेबस करा दिया जाएगा और आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा, ताकि आप जो है MP सेट के एग्जाम में उसको क्लियर करें। हम नहीं चाहते आप सिर्फ MP सेट करें, आप तो NTA का भी फॉर्म भरिए ना, UGC नेट। हम तो सिलेबस तो सेम है, उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो आप इसका एग्जाम दें, ये भी आपका निकले, तो हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, आपका UGC नेट भी निकले और साथ में सेट, MP का सेट भी। ऑल राइट स्टूडेंट, बाकी जो भी डाउट हैं आपके, हम जो है बाद में आप मेहरा सर के माध्यम से जो है आप पूछ सकते हैं, और भी इससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी मेहरा सर आपको दे दें। अगेन आप सभी का जो है मेहरा क्लासेस में स्वागत है, मतलब कि आपने इस लेक्चर को देखा इतने बढ़िया, और धन्यवाद। आगे आप इन सारी चीज़ों को देखते रहिए और आशा करते हैं आप इसी तरीके से चीज़ों को सीखेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया से जो है सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें जस्ट हमने यही सिखाने का आपको प्रयास किया है किस तरीके से आप इस लेक्चर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट।